Hello everyone. Hello, ma'am. Evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे? एनएलएम, है ना। एनएलएम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम बताओ क्या होगा। देखो एनएलएम में क्या होता है। एनएलएम में हम लोग फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, है ना। फोर्स जितनी भी होगी, टेंशन हो गई, नॉर्मल फोर्स हो गई, स्प्रिंग फोर्स हो गई, इन सभी फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और वही फोर्स हम लोगों को कैलकुलेट करनी होती है। ये इसी से तुम्हारा क्या बना है, एनएलएम बना है ना। तो सबसे पहला टॉपिक मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या देता है? नेट फोर्स। ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोमेंटम दिया है तो हम उसका नेट फोर्स कैसे निकालेंगे कि अगर उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ है, दैट मीन्स बॉडी पर नेट फोर्स अप्लाई है। तो मोमेंटम का वो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यही हमारा मोमेंटम है। कैसी क्वांटिटी है मोमेंटम? वेक्टर क्वांटिटी है ना। मोमेंटम वेक्टर है। क्यों वेक्टर क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड पे भी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहीं से निकला है। क्या? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। ठीक है। Yes, ma'am. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्शन और रिएक्शन क्या है? Equal हमेशा and opposite. इक्वल एंड अपोजिट होंगे और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर होंगे। अगर एक्शन बॉडी ए पे है तो रिएक्शन जो होगा वो दूसरी बॉडी पे मिलेगा। और स्टैंडर्ड Yes, फोर्सेस ma'am. हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? देखो वेट, जब भी एफबीडी डायग्राम बनाते हैं तो एफबीडी डायग्राम बनाते हुए कौन से फोर्सेस हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं? एक तो वेट, नॉर्मल, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स। तो एनएलएम में यही चार फोर्सेस हैं। जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इन्हीं चार चीजों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और मोमेंटम, जैसे वेट, वेट हमेशा कहाँ एक्ट करता है? वेट हमेशा कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड्स, Yes, ma'am. है ना। वेट ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट क्यों Downward लगता है? direction. किसकी वजह से लगता है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास एक फोर्स जरूर लगेगी जो भी की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। जैसे ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, इन पे देखो एमजी कहाँ लगेगा? यहाँ। इस ब्लॉक का एमजी कहाँ लगेगा? यहाँ। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे है तो एमजी डाउनवर्ड लगता है, बट ये क्या हो जाता है, किसी एंगल थीटा पे हमें इसके क्या करने पड़ते हैं? हाँ, Components. Components कॉम्पोनेंट्स करें। निकाल करने पड़ते हैं. तो देखो यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नीचे Yes, ma'am. हमारा एमजी फोर्स लग रहा है। पहले हम वेट की बात करते हैं। ये एमजी हो गया। अगर यहाँ पर एमजी है तो ये कौन सा होगा? एमजी का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। हाँ जी। Yes, ma'am. mg और sin ये होगा theta. एमजी साइन थीटा Sin कॉम्पोनेंट। theta. तो इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन पे हमें वेट के कंपोनेंट्स करने होते हैं। तो नॉर्मल हमेशा जो है कॉस थीटा कंपोनेंट से इक्वली वो होता है, बराबर करते हैं उसको, है ना।
तो देखो वेट का क्या कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमेशा अर्थ के डाउनवर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट में हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब बात करते हैं नॉर्मल फोर्स की। तो देखो नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। मतलब अगर दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी होंगी, अगर ग्राउंड के कांटेक्ट में कोई ब्लॉक रखा है या किसी के ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी कांटेक्ट है, तो वहां पर एक फोर्स निकल के आएगी, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट की वजह से आती है। जैसे इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स है, यहाँ पर अगर कोई भी हमारे पास कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल फोर्स भी नहीं रहेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स है बट इंक्लाइंड है, तो नॉर्मल फोर्स भी थोड़ा इंक्लाइंड होके रखेगी। पहली बात, नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे लगती है, ऑब्जेक्ट और ब्लॉक के परपेंडिकुलर लगती है, ये याद रखेंगे। जैसे यहाँ Yes, पर ma'am. बताओ कितनी नॉर्मल फोर्सेस हैं, कितनी नॉर्मल फोर्सेस हैं। एक तो इस वाले ग्राउंड की वजह से लगी, हाँ, ऊपर की तरफ, राइट। Yes, अब ma'am. देखो Yes, अब की बार ये यहाँ पर है, तो अब नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे। Yes, तो ma'am. हमारे पास दो नॉर्मल फोर्सेस है यहाँ पे। Yes, ma'am. तो नॉर्मल फोर्सेस हमेशा जब लगेगी जब सरफेस कांटेक्ट में रहेंगे, और हमेशा जो नॉर्मल लगेगी। अब देखो नॉर्मल फोर्स होगी क्या, जितना नॉर्मल फोर्स ये ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, इतना ही ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पर लगाएगा, Yes, ma'am. है ना। तो जितना इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर इस वॉल पे लगाया है, ये वॉल पलट के उतना ही नॉर्मल लगाएगी। तो यही Yes, वही ma'am. हो गया कि सेम एक दूसरे पर बराबर फोर्सेस लगाएंगे। टेंशन किसकी वजह से होती है, खिंचाव। मतलब किसी चीज को जब पुल करते हैं तो टेंशन लगती है ना। Yes. मान लो किसी भी थ्रेड को पकड़ के या किसी रोप को पकड़ के आप पकड़ के उसको नीचे खींच रहे हो, तो ऊपर उस भाई रस्सी एक बार रोप क्यों टूटती है, अगर सवाल आए कि रस्सी क्यों टूटती है, तो रस्सी क्यों टूटती है, टेंशन की वजह से। रस्सी पे टेंशन लग रहा होगा, है ना। जैसे ही ये टेंशन एक पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा तो रस्सी रोप क्या कर जाएगी, ब्रेक हो जाती है। Break. रस्सी में हमारे में क्या लगता है, टेंशन की फोर्स लगती है। अब टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन नीचे mg लग रहा है ना, नीचे mg लग रहा है। तो टेंशन हमेशा क्या करना, ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना। मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन एरो में ये लगा दिया, ठीक है। मान लो यहाँ भी अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो टेंशन हमेशा क्या करते, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, इस तरीके से। अगर मान लो ऐसे कोई दो ब्लॉक रखे हुए हैं, ध्यान से देखो, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक रखे हुए हैं सपोज कर लो, ठीक है। यहाँ पर तुम उसको किसी एफ फोर्स से खींच रहे हो, एफ फोर्स से खींचोगे तो मान लो ये सारे बंधे हुए हैं किससे, एक रस्सी से बंधे हुए हैं, तीनों ब्लॉक, ठीक है। तो अगर तुमने इसको एफ फोर्स से खींचा तो यहाँ पर टेंशन आएगी, डायरेक्शन क्या होगी, इस ब्लॉक से अपोजिट। Yes, ma'am. सिमिलरली यहाँ पर जो 2 पे जो टेंशन होगी, ये क्या होगी, इसकी अपोजिट टी। अब यहाँ पर कुछ T1 आएगी, तो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया, इसका फोर्स लगेगा ऐसे T1। ये अगर यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर नई टेंशन आएगी, कुछ वैल्यू जिसे हम नाम देंगे T2, ठीक है। अगर सेम स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, कोई मास नहीं है स्ट्रिंग पे, तो उस पर टेंशन क्या रहती है, टेंशन सेम रहेगी, याद रखना, ठीक है। Yes, ma'am. अगर मैसिव पुली है तो वहां पर जैसे मान लो कई बार देखो चेन से बांध देते हैं, जिस चेन का मास 1 किलो है, मान लो ये एक ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, और ये चेन है जो इसका भी मास है 2 किलो। तो अब जो ये चेन है ना, अब इसमें सेम टेंशन नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि इस चेन में खुद का मास है, तो खुद का मास आ जाएगा, तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगी, अलग अलग लगेगी। देखो अलग अलग क्यों लगेगी, कोई बताएगा क्यों लगेगी अलग अलग। मान लो ये टेंशन है, सॉरी ये रोप है ना, ये रोप है और आप इसको पकड़ के नीचे से खींच रहे हो, नीचे आप फोर्स लगा रहे हो इस पे। अब एक बात बताओ, अगर ये मास लेस है तो सब पे टी 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 टेंशन आने वाली है। अगर यहाँ पर मान लो Yes, छोटे छोटे फोर्स लगा दूं मैं, 1 kg के मैंने फोर्स बांध दिए, ठीक है, 1 kg की फोर्स बांध दिए। अब हर पॉइंट पे टेंशन अलग रहेगी, बट मैक्सिमम टेंशन इस वाले पॉइंट पे रहेगी ना, इस वाले पॉइंट पे, Yes, ma'am. क्योंकि इसने एक तो फोर्स और ऊपर से इतना मास, ऊपर से इतना मास जो कि ये सारा मास और नीचे फोर्स लग रहा है, देखो इतना मास, तो सारे मास को कौन पकड़ के बैठा है, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसने इतने सारे मास झेले हुए हैं। और अगर मैं लास्ट वाले पॉइंट की बात करूं, जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, इस पर टेंशन सबसे कम रहेगी, क्यों, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ एक एफ का फोर्स लग रहा है ना।
अगर मैं सबसे Yes, ऊपर ma'am. वाले ब्लॉक का डायग्राम बनाऊं तो नीचे पूरा मास लग रहा होगा mg, प्लस जो फोर्स आप लगा रहे हो वो उस टेंशन के बराबर होगा। लेकिन जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला बीड्स है, लास्ट वाला मास है, ये सिर्फ और सिर्फ किससे बैलेंस हो रहा है? टेंशन फोर्स से बैलेंस हो रही है। तो इसलिए क्या होता है, मास बढ़ाते जाओगे तो टेंशन अलग आती जाएगी। क्लियर है टेंशन का? Yes, ma'am. हम्म। अब देखो इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है बताओ जरा। एक मुझे पहले तो ये बताओ, तुम असाइनमेंट करते भी हो कि नहीं करते हो, बस क्लास में आते हो? No, ma'am, करते हैं। हाँ, असाइनमेंट बहुत जरूरी है। देखो कुछ भी हो चाहे ना हो, पर असाइनमेंट जरूर करने हैं। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाली सभी फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। अगर सरल भाषा में बोले तो नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। सारे फोर्सेस की जो वैल्यू है वो जीरो है। सपोज कैसे, ये ब्लॉक है 2 kg का, अब यहाँ पर तुम इस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और यहीं से मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो ये बॉडी अभी कैसे इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है बॉडी की? जीरो है ना, क्योंकि नेट फोर्स भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। ठीक है। चलो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे हर सरफेस पर नॉर्मल की वैल्यू बताओ। जैसे मान लो ये 5 kg का ब्लॉक है तो ये सरफेस हो गई, ठीक है। ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है और ये ग्राउंड है। 1 2 3 सभी सरफेसेस पे मुझे नॉर्मल की वैल्यू बताओ। सभी सरफेसेस पे नॉर्मल की वैल्यू बताइए। अरे इतना टफ नहीं है। नॉर्मल क्या होता है? mg को बैलेंस करता है ना नॉर्मल, तो mg निकाल लो। फर्स्ट वाले सरफेस पे 100 न्यूटन होगी। वेरी गुड, सेकंड एकदम सही। वाले सेकंड वाले सरफेस पर 50 न्यूटन होगी और वेल फर्स्ट डन, वाले सरफेस पर 20 न्यूटन। वेल डन, वेल डन। बाकी की क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे। नाम क्या है बच्चा आपका? सलोनी राणा। वेरी गुड सलोनी। तो देखो नॉर्मल वेट को बैलेंस करती है। अब 2 kg वाले पे देखो, 2 kg पे 2 kg जो है 3 kg पे कितना नॉर्मल लगा पाएगी? जितना इसका वेट है ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल कितना वेट है इसके पास? 20। तो कितना नॉर्मल होगा? 20 न्यूटन। अब तीसरे वाले के पास देखो 2 और 3 दोनों का वेट है, तो टोटल नेट वेट कितना लगेगा? 50। तो उतना ही न्यूटन ऊपर लगेगा, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, नॉर्मल फोर्स। अब जो ग्राउंड है उस पे तो सारे फोर्सेस सारे ब्लॉक रखे हुए हैं। मान लो 10 kg का ब्लॉक है तो 10 kg का ब्लॉक ग्राउंड पे कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा? 100 न्यूटन, यानी मास इंटू जी, और इतना ही ऊपर लगेगा नॉर्मल। तो कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा? 100 न्यूटन का। 100. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेट। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताओ। अगर कोई लिफ्ट है ऊपर एक्सीलरेट कर रही है, अब मैंने लिफ्ट में 2 kg का मास रख दिया, अब मुझे बताओ कि इस ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आएगा? लिफ्ट में रख दिया है, अब हमने लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है। चलो इसको अभी रहने दो, जब मैं सूडो फोर्स कराऊंगी ना तब करते हैं इसको। रुक जाओ, रहने दो, ये वाला करो। डू दिस। इन दोनों ब्लॉक के बीच में कितना फोर्स लग रहा है मुझे वो बताओ। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना फोर्स है ये बताओ।
पहले तो एक्सीलरेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सुनो, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स कितनी लग रही है बच्चों? मान लो जैसे ही 3 kg के ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है तो इनके बीच में एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, बट नॉर्मल फोर्स जितना 2 3 पे लगाएगा उतना 3 2 पे लगा देगा, तो ये तो एक यस दूसरे मैम। को कैंसिल कर देंगी ना। इंटरनल यस मैम। फोर्सेस क्या होती है? इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को कट कर देती हैं। तो नेट यस फोर्स मैम। जो एक्सटर्नल है ज्यादातर वही काउंट होगी, तो एक्सटर्नल तो नेट फोर्स 10 है और टोटल मास 5 हो गया, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। 2। अब चाहिए तुम्हें आपस में लगने वाला नॉर्मल, करो कैलकुलेट। दो केजी पे देखो क्या लग रहा है। देखो ये दोनों ब्लॉक अब साथ में कितने एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी 2 kg पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी है? मास इंटू एक्सीलरेशन। कितना मास है इसका? 2। एक्सीलरेशन कितनी है? 2। 2 की तो 2 kg पे नेट फोर्स कितनी लग रही है? 4 न्यूटन की, है ना, 4। 4 की लग रही है। अब 3 न्यूटन पे देखो, 10 न्यूटन का तो फोर्स इधर से लग रहा है, यस 3 मैम। kg वाला 2 kg पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? नॉर्मल फोर्स, है ना। और यही क्या, यही तो नॉर्मल फोर्स भी होगी मेरी, जो 4 न्यूटन आया है, यही कौन सी फोर्स बनेगी? 4 न्यूटन की नॉर्मल फोर्स, सॉरी 10 न्यूटन का फोर्स आ गया। यहाँ पर ऐसे लगा लो कि ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, N1 कुछ भी, और ये हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स। तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? देखो यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स माइनस नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू, भाई क्या करते हैं, एफ बी डी बनाया, एफ नेट निकालेंगे। तो 3 kg पे देखो एक कौन कौन सी फोर्स लग रही है? तो 10 न्यूटन की और एक नॉर्मल फोर्स, है ना, यस मैम। नॉर्मल फोर्स जो कि 2 kg 3 kg पे लगा रहा होगा, सॉरी इसका डायरेक्शन ऐसे आएगा, हाँ, जो कि 2 kg 3 kg पे लगा रहा है इस तरीके से। तो माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 10 माइनस नॉर्मल फोर्स मालूम नहीं, मास कितना है? 3, एक्सीलरेशन कितनी है? 2, तो 3 दूनी 6 हो गई। तो नॉर्मल फोर्स कितना निकल के आ गया बच्चों? 4 न्यूटन। तो ये क्या आ गया देखो, नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो और एफबीडी बना के भी निकाल सकते हो 3 पे। क्लियर? यस मैम। तो कैसे निकालोगे? पहले वाले से या लास्ट वाले? तो लास्ट वाले ब्लॉक से आसान रहेगा। लास्ट वाले ब्लॉक में डायरेक्ट क्या करना है? मास इंटू एक्सीलरेशन, बस, क्योंकि पहले वाले ब्लॉक पे तो नॉर्मल भी है और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स भी है ना। 2 kg पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, बस जो रहेगा वो नॉर्मल फोर्स रहेगा। क्लियर है? यस मैम। इस पर बताओ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताओ और एक्सीलरेशन बताओ कितनी है। ये ब्लॉक रखा हुआ है जो कि इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल पर है। नॉर्मल मैम एम जी कॉस थीटा हो जाएगा नॉर्मल तो। हाँ, वेरी गुड, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। और एक्सीलरेशन बताओ। मास एम इंटू में ए कर देंगे ना एक्सीलरेशन के लिए। 1 मिनट निकालता हूँ। अरे ये एम जी कॉस थीटा है। जी कॉस थीटा, नहीं, जी कॉस थीटा। दोबारा चेक करो, इधर देखो, ये एम जी कॉस थीटा तो नीचे लग रहा है, एम जी साइन थीटा यहाँ लगेगा। तो ये ब्लॉक नीचे किस फोर्स से आ रहा है? नीचे एम जी हाँ साइन हाँ हाँ, थीटा फोर्स से आ रहा है। साइन थीटा। तो फोर्स कितना लग रहा है इस पे? नेट एम जी साइन थीटा। तो एक्सीलरेशन और कितनी हो जाएगी? जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा एक्सीलरेशन हो जाएगी और वो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा। एक्सीलरेशन एम नहीं, एम जी साइन थीटा फोर्स होएगा, एक्सीलरेशन सिर्फ जी साइन थीटा, फोर्स एम में ठीक। होता है ना। तो मास हटा देंगे, तो मास हटा के एक्सीलरेशन बनेगी। तो ठीक है, एक्सीलरेशन कितना है? जी साइन थीटा। ओके।
तो ये जो ब्लॉक है नीचे कितने फोर्स से आ रहा है, इस वाले से, तो मास से मास हटा दिया तो एक्सेलरेशन सिर्फ g sin थीटा। अब देखो एपरेंट वेट की बात करते हैं। एपरेंट वेट एक तो होता है तुम्हारा ट्रू वेट, है ना। ट्रू वेट क्या रहेगा, मास इनटू ग्रेविटी mg, ये तुम्हारा ट्रू वेट। अगर मान लो तुम वेटिंग मशीन में, वेइंग मशीन पे जाते हो अपना वेट मेजर करने, ये वेइंग मशीन है, अब इस पे जाके तुम अपना वेट मेजर करते हो, तो ये जो वेट कितना मेजर करके देती है, जितना तुम मान लो, जितना तुम क्या एक्सर्ट कर रहे हो, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल एक्सर्ट कर रहे हो, है ना। तो जितना तुम इस पर अपना नॉर्मल एक्सर्ट करोगे, ये उतनी ही रीडिंग तुम्हें दे देगी। दे देगा। और यही वेट क्या होता है, यही वेट होता है ट्रू वेट, यानी जो कि वेइंग मशीन है, ये एक्चुअली में क्या मेजर करती है, नॉर्मल मेजर करती है, राइट, नॉर्मल मेजर करके देगी। अब एपरेंट वेट क्या होगा, मान लो मैंने यही जो वेटिंग मशीन है उठा के लिफ्ट में रख दी, तब चेंज हो जाएगा ड्यू टू हाँ, एक्सेलरेशन। अब यही वेइंग मशीन उठा के लिफ्ट में रख दी, और अब तुम लिफ्ट में अभी लिफ्ट रेस्ट पे है, ठीक है। तब तो कुछ नहीं होगा, लिफ्ट चल रही होगी हाँ, तो एक्सेलरेशन हाँ, के चक्कर में चेंज हो अब मैंने जाएगा। लिफ्ट को एक्सीलरेट करा दिया, अब मैं अपना वेट मेजर कर रही हूँ, अब मेरा वेट क्या हो जाएगा, लिफ्ट के अंदर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि अपर से भी फोर्स हाँ, लग रहा है, डाउन से भी लग रहा है, उसके चक्कर में वैल्यू हाँ चेंज हो देखो, जाएगी। एक तो mg नीचे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, बट लिफ्ट भी एक्सीलरेट कर रही है, तो लिफ्ट बच्चों एक्सीलरेट कर रही है तो क्या होगा, क्या, एक चीज देखो यहाँ पर मैं इसकी बात करती हूँ, एक सेकंड, सूडो फोर्स पे आते हैं, यहीं पे क्लियर कर देते हैं। क्या हुआ, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है ना, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है, मैं इस ब्लॉक को ध्यान से देख रही हूँ कि इस ब्लॉक पे लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं। एक तो नीचे mg लग रहा है ना, ऊपर नॉर्मल, और ऊपर ये एक्सीलरेट कर रहा है। अब देखो मैं ग्राउंड से खड़ी होके देख रही हूँ, तो इक्वेशन देखो, ऊपर एक्सीलरेशन है तो नॉर्मल ज्यादा होगा, माइनस mg इक्वल्स टू ma। सिर्फ क्या लिखा मैंने, एफ नेट की वैल्यू लिखी। एफ नेट किसके बराबर होता है बच्चों, मास इनटू एक्सीलरेशन, सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ एफ नेट, तो एफ नेट है। तो देखो दो फोर्सेस हैं, एक तो नॉर्मल और एक mg। अब डोमिनेट कौन सा करेगा, वो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में बता दिया कि ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल, तो नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो नॉर्मल माइनस mg, ये नेट फोर्स हो गया, बराबर इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन। नॉर्मल किसके बराबर आया देखो, mg प्लस ma। तो अभी नॉर्मल की वैल्यू इतनी आई है, ठीक है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है एकदम, है ना, नॉर्मल की वैल्यू। अब देखो अगर ये ऑब्जर्वर लिफ्ट में जाके बैठ गया, अब इस ऑब्जर्वर के लिए जो ये लिफ्ट है जो एक्सीलरेट कर रही है, क्या अब इसके रिस्पेक्ट में एक्सीलरेटेड है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, नो मैम। इसे क्या दिखेगा, No. नीचे mg एक्ट कर रहा है और ऊपर नो नॉर्मल। मैम, अब इसको ये इसके लिए जो एक्सीलरेशन है, रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात करूं तो वो क्या हो गई, जीरो जीरो। जीरो हो गई ना। तो इसको कितना दिखेगा, n इक्वल्स टू mg दिखेगा, पर ये तो गलत है, ये तो गलत है, रियल इक्वेशन तो ये होनी चाहिए, है ना, फर्स्ट वाली। तो देखो हुआ क्या कि न्यूटन के जो लॉ हैं ये कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, वो जब रेस्ट में होता है तब न्यूटन के लॉ सही आ जाते हैं, तो जब वो मूवमेंट हो जाती है तब उनकी लॉ गलत हो जाते कई बार। हाँ, जैसे आइंस्टाइन का एक एक्सपेरिमेंट भी था, उसमें भी। तो न्यूटन के लॉ सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए वर्क करते हैं। इनर्शियल फ्रेम बोले तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, अगर कोई भी फ्रेम एक्सीलरेटेड है तो उसमें हमारे न्यूटन के लॉज वर्क नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर जो कैलकुलेशन n इक्वल्स टू mg आई है, ये गलत आई है, ये वैल्यू गलत है, तो इसके लिए तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, mg प्लस ma, ठीक है। यस मैम। अब इसको करेक्ट करने के लिए बच्चों हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सूडो फोर्स का, है ना, किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बोलो, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स में क्या करते हैं बताओ, अगर फ्रेम एक्सेलरेटेड है और तुम उसमें जाके बैठ गए तो आंसर तो गलत आ रहा है, तो ऊपर mg नॉर्मल, नीचे mg, तो आंसर आना चाहिए mg प्लस ma। अब देखो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सेलरेशन हो, अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगा देना। अगर ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे, अगर नीचे जा रहा है तो सूडो फोर्स ऊपर, ऊपर। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे सूडो फोर्स,
एक्सिलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब देखो नॉर्मल किसके बराबर आ गया, mg प्लस mp। यानी अगर एक्सिलरेटेड लिफ्ट में है तो क्या होगा, नॉर्मल बढ़ जाएगा, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। यस तो नॉर्मल कितना आया यहाँ पे, नॉर्मल इक्वल्स टू, मान लो लिफ्ट ऊपर है, कितना आया बच्चों, mg प्लस m a। मैम। तो मास 3 kg है, ग्रेविटी 10 प्लस 2, तो 3 इंटू 12 कितना आ गया, 36। 36। 6 न्यूटन से तुम्हारा वेट बढ़ गया, ये हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। 2 ब्लॉक कर रहे हैं। आसान सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक। दो पुली है, दो ब्लॉक्स हैं, पुली से अटैच हैं, एक्सेलरेशन बताना है। करो। तो पहले तो फोर्सेस बनाएंगे, नीचे क्या एक्ट कर रहा होगा, mg, M1G M2G नीचे एक्ट कर रहा होगा। हाँ टेंशन टेंशन निकालना है ना इसमें, एक्सीलरेशन निकालना है, दोनों, दोनों। दोनों निकालो। इधर टेंशन एक्ट कर रही होगी, तो अभी देखो सेम पुली से कनेक्टेड है और वेटलेस पुली है, मासलेस, तो हम टेंशन क्या रहने वाली है, दोनों में सेम रहने वाली है ना। तो देखो टेंशन सेम रहने वाली है, टेंशन, और नीचे वेट एक्ट कर रहा है। अभी देखो एक्सिलरेशन है, मतलब कोई ना कोई वेट नीचे जा रहा होगा, तो ये हैवी वेट है, तो एक्सिलरेशन हमने मान ली नीचे। ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर। बस अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो और मुझे एक्सिलरेशन बताओ कितनी है। एफ नेट इक्वल्स टू एम ए करो। बताओ कैसे करेंगे। अभी मैंने तुम्हें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताया था, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितनी है भाई, एक ब्लॉक नीचे जा रहा है और एक ब्लॉक ऊपर, तो नेट फोर्स कितना हो गया, m2g माइनस m1g, है ना। नेट फोर्स हो गया ना, एक एक्सीलरेशन नीचे एक Yes, ऊपर, ma'am. तो नेट फोर्स ये हो गया, टोटल मास इन दोनों का सम, ये हो गई एक्सीलरेशन। अब टेंशन के लिए क्या करो, एक किसी भी ब्लॉक को फोर्स निकाल लो, जैसे ये एक ब्लॉक है, इस सेकंड वाले पे निकालते हैं, तो देखो नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इसका वेट m2g. वेरी गुड। तो m2g माइनस टेंशन इक्वल्स टू m2a। एक्सीलरेशन निकाल ली, वैल्यू रख दो, टेंशन आ जाएगी। क्लियर। तो ऐसे करो, बिल्कुल। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला नेट फोर्स बाय टोटल मास। करो, फिगर बी के लिए निकालो एक्सीलरेशन, फिगर बी के लिए एक्सीलरेशन निकालो, फाइंड द एक्सीलरेशन फॉर फिगर बी। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास,
G/3 कौन से फिगर के लिए? फिगर B। फिगर बी, वेरी गुड, वेल डन। फिगर बी के लिए नेट फोर्स कितना होगा, सॉरी नेट एक्सीलरेशन, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स एक तो ये हो गया और नीचे इसका mg है ना, तो 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास m। अरे भाई g/3 कैसे आ गया, mg बाय m, सिर्फ एक्सीलरेशन तो g के बराबर आई, एक्सीलरेशन तो g के बराबर आई। तुमने 3m लिख दिया होगा ना नीचे, मास तो देखो एक ही है ना, ये तो फोर्स है 2mg, तो तभी तो तुमने नेट फोर्स में 2mg लिखा है, ये वेट थोड़ी है, ये तो फोर्स है, तो नेट टोटल मास तो एक ही हुआ m, तो टोटल मास मैम इसका ऑप्शन बी है क्या आंसर? हाँ है ना, तो m से m कट गया तो एक्सीलरेशन कितना आया, g आया। बट थर्ड जो फर्स्ट वाले में हो जाएगा तुम्हारा एक्सीलरेशन, देखो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 2m के नीचे m नीचे, ये टेंशन t, ये टेंशन t, ये मान लो ये ब्लॉक नीचे, ये ब्लॉक ऊपर, जैसे तुम्हारी मर्जी मान लो, ये एक्सीलरेशन ए, इसकी एक्सीलरेशन ए, नेट फोर्स कितना हो गया, 2m माइनस m अपॉन हाँ 2mg माइनस mg अपॉन, mg अपॉन 2m प्लस m। हाँ यानी 3m, है ना, तो ये Yes. 3m हो गया, तो क्या कितना बचा ऊपर mg अपॉन G/3 3m, बचेगा। तो m से m कट गया तो g/3 बचा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान से करने सवाल, यस मैम। Yes, ma'am. चलो ये वाला करो, और एनएलएम के एक्सरसाइज जरूर करना। चलो आंसर निकालो। 5.2 मीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो एक्सीलरेशन के लिए देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, नीचे वेट mg, इधर टेंशन, सेम पुली से सेम स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो ये भी टेंशन t है ना, इस ब्लॉक पे सिर्फ t टेंशन से आगे से खींच रहा है ये, राइट, तो अब मान लो इसको ये नीचे खींच पा रहा है एक्सीलरेशन ए से, ये भी ए से एक्सीलरेट करेगा। देखो डायग्राम, एक्सीलरेशन कितना हो गया, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट फोर्स तो भाई टेंशन टेंशन तो कट गई, नेट फोर्स हमारे पास अभी भी mg है, यानी 20 अपॉन टोटल मास, 2 और 1 3, तो 20/3, यही है सबका आंसर। यस मैम। यस मैम। सच में, और टेंशन नो निकालने मैम, क्यों, नेट फोर्स हमारा एक मिनट, नो मैम। ये नहीं आएगा ना, नेट फोर्स हमारा 10 ये नेट फोर्स हमारा आएगा 10 आएगा निकालने के बाद। टेन बाई थ्री, यस मैम। नेट फोर्स 10 क्यों है, मैम क्योंकि इधर ये 2G का ब्लॉक इधर जा रहा है, एक उधर अपोजिट है, उसके भी जा रहा है, टेंशन लगने के चक्कर में इनका जो फिर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगेगा, अपवर्ड लगेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। नॉर्मल फोर्स तो mg को बैलेंस कर लेगा ना, सिर्फ जो एक फोर्स एक्सटर्नल लग रही है वो तो mg है ना, ठीक है मैम। तो 10 कैसे आ जाएगा, तो अभी कैलकुलेशन एरर हो गया है। नहीं कैलकुलेशन नहीं है,
एरर, कैलकुलेशन एरर नहीं है ये। सही है, 20 आएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स देख लो। अब देखो, अब टेंशन कैसे निकालें, टेंशन निकाल लो। देखो टेंशन आराम से निकल जाएगी, mg माइनस टेंशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। या डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो, क्योंकि 1 kg वाला ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ टेंशन से मूव कर रहा है। तो ma इक्वल्स टू t। तो मास कितना है 1 kg, एक्सीलरेशन कितना है 20/3, तो टेंशन भी कितनी आ गई 20/3। तो टेंशन और एक्सीलरेशन सेम आए। तो सिर्फ क्योंकि 1 kg वाला ब्लॉक किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन के में। टेंशन। टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, टेंशन को कैसे मान लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेट है जो फोर्स है, जो कि वेट है। ठीक है, तो फिर से गलती कर दी, गलतियां मत करो। 10 कैसे मान लिया तुमने, मुझे तो समझ नहीं आया। वेट तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। इसका करो चलो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये घर से ट्राई करना, ठीक है, ये घर से ट्राई करना। कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को ट्राई, बताओ। यस मैम। ये नीचे mg साइन थीटा एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे, यस मैम। यहाँ पर mg cos थीटा, यस मैम। और ऊपर नॉर्मल। तो नॉर्मल ने नॉर्मल। mg cos थीटा बैलेंस कर दिया, खत्म। यहाँ पर mg, यस मैम। तो नेट फोर्स अब दो हो गए, एक तो mg साइन थीटा हो गया और एक mg हो mg। गया। तो एक्सीलरेशन आराम से निकाल लोगे। जिसका तुम्हें वेट ज्यादा लग रहा है, जैसे 3 kg वाला है और ये 37 डिग्री है, तो तुम अपने आप मान लेना। ठीक है, मान लो ये वाला नीचे लेके आ रहा है, तो ये वाला ऊपर एक्सीलरेट करेगा ए से। तो मान लो mg साइन थीटा माइनस mg mg। अपॉन टोटल मास, यानी 3 + 4 kg, इस तरीके से। ठीक है, यस मैम। और बाकी नेट फोर्स किसी भी एक ब्लॉक पे निकाल के टेंशन निकाल लेंगे। अब देखो, अब एक क्वेश्चन होते हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन पर, ये कंस्ट्रेन्ड मोशन बाद में कराऊंगी, एक सेकंड। स्प्रिंग फोर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा स्प्रिंग फोर्स की देखो। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। कि मतलब जब भी तुम इसको स्ट्रेच करते हो किसी भी डायरेक्शन में, तो ये अपने उससे अपोजिट क्या लगा लेता है। मान लो ये ब्लॉक, ये है स्प्रिंग है, इसको तुम पकड़ के यहाँ से खींच रहे हो किसी फोर्स से, तो ये क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी ना। यस ये मैम। स्ट्रेच हो गई, तो ये वापस अपने आप को अपनी पोजीशन पे लाने के लिए क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, जिसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग Restoring फोर्स। और हमेशा फोर्स के अपोजिट अपनी मीन पोजीशन के अलोंग लगता है। जो भी इसकी मीन पोजीशन होती है उसकी तरफ अपनी रीस्टोरिंग फोर्स को लगाती है। अगर कंप्रेस करोगे तो अपोजिट, रिस्टोर करोगे तो भी अपोजिट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगती है ना। अब मान लो जैसे ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, तुमने फोर्स लगाया तो ये देखो आगे स्ट्रेच हो गई, फिर कुछ फोर्स लगाया तो 2x से स्ट्रेच हो गई। अब बताओ, जब तुम इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो ये अपने अंदर क्या स्टोर कर रही है, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स। एनर्जी भी Restoring तो, force। पोटेंशियल एनर्जी भी तो स्टोर कर रही है यस मैम। भाई। जब तुम इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो ये अपने अंदर क्या स्टोर करके बैठी है, एनर्जी। कई बार बताओ, एक बार बताओ, जैसे मान लो तुम कई बार स्प्रिंग को ना खींचते हो, उसके बाद स्प्रिंग मोशन करती है, यस मैम। वो एनर्जी कहाँ से आई उसके पास, उसने वो एनर्जी स्टोर कर ली थी, है ना। जब तुमने उसको स्ट्रेच किया, उसने वो एनर्जी स्टोर कर ली, तभी तो वो मोशन करती है, फिर कुछ समय के बाद रेस्ट में आ जाती है। तो वो जो एनर्जी जो मोशन में आई है, वो एनर्जी वो कहाँ से आई, क्योंकि उसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली। तो स्प्रिंग क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करके रख लेती है। तो देखो क्या लिख रहा है, ए स्प्रिंग ऑलवेज रिटेन्स इट फोर्स, मतलब जो भी ये फोर्स लगेगा उसको रिटेन करके रखेगी, अपने पास रखेगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है दूसरा। ये तो देखो एसएचएम में भी आता है कि अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/k1 k2 करके, है ना। अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो k इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, K1 k1 + + K2। k2।
ये SHM में और डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर आता है। अच्छा, इसका क्वेश्चन करिए अब। चलो, फोर्स निकालो इस ब्लॉक पे। तो नीचे लगेगा वेट, वेट नीचे लगते ही स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, स्ट्रेच, और स्ट्रेच करते ही नीचे ऊपर कौन सा फोर्स लग जाएगा बच्चों, kx। तो क्या हो गया, mg इक्वल्स टू kx। तो इलॉन्गेशन कितना आया, mg बाय k। अब ध्यान से देखो क्या लिख रहा है, विद द हेल्प फाइंड द इक्विलिब्रियम इलॉन्गेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला एक बार ध्यान से देखो और करके बताओ कैसे करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इनिशियली एक सिस्टम रखा हुआ है जिसका मास 3m है और m है। इसको हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है और ये स्प्रिंग है। जब मैंने रस्सी को काट दिया, कट कर दिया, तो मुझे बताओ कि दोनों की एक्सीलरेशन क्या होगी, दोनों मासेस की एक्सीलरेशन क्या होगी। पहले तो FBD बना लो, पहले बिफोर कट का FBD बनाओ, ठीक है। जैसे M पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, नीचे mg वेरी गुड, ऊपर टेंशन नॉर्मल वेरी गुड टेंशन। नॉर्मल कैसे एक्ट कर सकता है स्ट्रिंग के साथ, नॉर्मल Yes, जब ma'am. ब्लॉक्स कांटेक्ट में हो तब। 3m ma'am. में बताओ, 3m में बताओ नीचे क्या एक्ट कर रहा होगा, इसका वेट। वेट अब एक बात ध्यान रखना, जब FBD बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक को देखते हैं, ठीक है। FBD नीचे इस पे कितना वेट एक्ट कर रहा है बताओ, 3mg। हाँ 3mg। अब ध्यान रखना, M वाला ब्लॉक नीचे है तो कई बार इसका 4mg मत कर देना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग बिल्कुल FBD बनाया है, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी पे लगने वाले वेट देखेंगे। 3mg नीचे, ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स। कितना होता है, kx, है ना, kx। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू पता है ना, kx होती है, यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये देखो 3m वाले पे टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है, तो यहाँ से टेंशन नीचे भी तो एक्ट करेगी। यस मैम तो mg पे टेंशन एक नीचे भी लग रही होगी, हमेशा ये याद रखना FBD बनाते वक्त, ठीक है। फोर्सेस टेंशन किसके बराबर आ गई, mg के। यस मैम और यहाँ पर देखो kx इक्वल्स टू t प्लस mg। तो kx ने कितनी एनर्जी, कितनी फोर्स को स्टोर कर लिया, t की वैल्यू mg है, उठा के यहाँ पे पटक दिया, तो 3mg प्लस 3mg कितना आया, 4mg। तो अभी जो इनिशियली तुम्हारी स्प्रिंग ने जो एनर्जी स्टोर करके बैठी है, कितनी एनर्जी स्टोर करके बैठी है, या फोर्स 4mg का, है ना, 4mg 4mg का फोर्स स्टोर करके बैठी है। अब तुमने क्या किया, अब तुमने नीचे से स्ट्रिंग को कट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, भाई रस्सी काट दी, मतलब टेंशन कितनी होगी रस्सी कटते ही, बताओ। 0। जीरो, वेरी गुड। टेंशन 0 हो गई रस्सी कटते ही, तो M ब्लॉक पे टेंशन 0, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई, 0, है ना। यस मैम। टेंशन 0 हो गया कि नहीं हो गया, यस टेंशन मैम 0 हो गया। तो इस पे देखो नीचे वेट क्या एक्ट कर रहा है, mg। मान लो अब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है A से, ऊपर की टेंशन तो 0, तो mg किसके बराबर हो गया, F नेट इक्वल्स टू ma। तो नीचे बस mg एक्ट कर रहा है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास से मास कट गया, तो ये किस ब्लॉक से कितनी एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, g से, ठीक है। mg इक्वल्स टू ma कर दिया, भाई कट किया तो ब्लॉक नीचे गिरेगा। अब कितने से ब्लॉक नीचे गिरेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g से गिरेगा, क्योंकि देखो फोर्स बैलेंस कर लो ना, नीचे मान लो ma, एक्सीलरेशन आ रही है नीचे से, टेंशन 0, तो डायरेक्ट mg इक्वल्स टू ma हो गया ना। यस मैम अब 3m वाला देखो जरा, अब 3m में जो ये टेंशन लग रही है, ये क्या हो गई, 0, ऊपर क्या है, kx। तो kx किसके, अब नेट फोर्स देखो क्या होगा, kx माइनस 3mg इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। भाई मान लो Yes, ma'am. इसकी एक्सीलरेशन
ऊपर होगी भाई, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, एक नीचे तो वो 3m वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा स्प्रिंग। तो kx की वैल्यू कितनी है, कितनी एनर्जी स्टोर करके बैठी है, 4 4 mg। mg। तो 4 mg माइनस 3 mg इक्वल्स टू मास कितना है, देखो 3m एक्सीलरेशन, तो ये 3 mg इक्वल्स टू 3ma, सॉरी ये खाली mg आया, m mg से m आएगा। कट गया, तो g कितना आया इसका, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू g बाय, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टेंशन 0 कर दो और kx की वैल्यू जितनी पहले वो स्टोर करके बैठी है वही रहेगी, है ना। तो पहले 4 mg लेके बैठी है तो 4 mg रहेगी, और नेट फोर्स तुम्हें निकालनी आती है, अगर kx ऊपर नीचे 3 mg तो इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन कर देना, क्लियर है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर स्ट्रिंग, ऊपर जहां पर स्प्रिंग है वहां पे स्ट्रिंग लगा दें, ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब चाहे कैसे भी कर दें, तुम्हें नेट फोर्स निकालना आता है, तुम्हें फोर्सेस इक्विवेलेंट करनी आती हैं, और तुम्हें बस ये पता है कि जितनी फोर्स पहले थी स्प्रिंग में उतनी ही टेंशन 0 होने के बाद भी रहेगी, क्लियर है। यस मैम। हाँ चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो जरा। क्या कह रहा है कि एक मास है 1 kg का, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, दूसरी स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है उसको लोअर एंड से। अब क्या कह रहे हैं, एकदम से झटके से हमने खींचा, अब देखो झटके से खींचा है तो बताना है कौन सा पोर्शन टूटेगा, ए बी या बी सी, बी सी वाला मतलब सी यहाँ है, एकदम झटके ए बी। देखो झटके से खींचा है तो कौन सा टूटना चाहिए, ए बी टूटेगा, ए बी। क्यों, रीजन भी दो, रीजन दो, रीजन 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 भी दो जब ए बी टूटेगा तो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे, हाँ बोलो। When a suddenly jerk is given to string C, a large impulsive force will be applied to system. This force is transmitted through a string C to the junction point where A and C meet. नहीं, मुझे एक्चुअली फिजिक्स का आंसर दो, ये क्या तुमने रटी रटाई चीजें पढ़ दी, कोई और बताएगा। देखो पहले तो ये बताओ कि कौन से पॉइंट पे, अच्छा टेंशन, मेरी एक बात सुनो, अगर मैं धीरे धीरे टेंशन दे रही हूँ, ठीक है, मैं धीरे धीरे इस पर फोर्स लगा रही हूँ, धीरे धीरे फोर्स लगा रही हूँ, धीरे धीरे टेंशन बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना, है ना, धीरे धीरे टेंशन बढ़ेगी, फिर ये टेंशन बढ़ेगी जब जाके ऊपर वाली जो यहाँ टेंशन है वो बढ़ेगी, हाँ कि ना। यस मैम। तो पहले Yes, ma'am. टेंशन, अगर मैं धीरे धीरे फोर्स लगा रही हूँ, मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, पर जो तुम्हारी रस्सी है वो 15 न्यूटन पे जाके टूटेगी, ठीक है, उसकी इतना स्ट्रेंथ है, 10 न्यूटन पे लगाया नहीं टूटेगी, मैंने 11 न्यूटन लगाया, पहले टेंशन यहाँ बढ़ेगी ना नीचे, फिर ऊपर उतनी बढ़ेगी। अब मान लो मैंने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो सबसे पहले टेंशन कहाँ पर आई, बॉडी में, नीचे वाले रस्सी पे आई ना, और नीचे जैसे ही 15 न्यूटन की टेंशन आई, फटाफट तुम्हारी इमीडिएटली नीचे वाली रस्सी ब्रेक कर जाएगी, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली तक तो पहुंच ही नहीं पाई टेंशन, यस Yes, टेंशन ma'am. धीरे धीरे तो पास हो रही है। अगर धीरे धीरे लगाएंगे तो धीरे धीरे लगाने से क्या होगा, धीरे धीरे फोर्स बढ़ रही है, धीरे धीरे फोर्स बढ़ रही है, तो तुम्हारी नीचे वाली रस्सी टूटेगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर तक पास नहीं हो पा रहा है। बट अगर तुम झटके से खींचोगे, है ना, तो झटके से खींचेंगे तो कौन सा पोर्शन, एक सेकंड रुको, मैंने मैम बीसी वाला पोर्शन टूट जाएगा, रीजन है ना सडन इम्पल्स लगेगा उस पे। हाँ बीसी वाला पोर्शन यहाँ पर टूट जाएगा, क्योंकि वही है कि सडन इम्पल्स लगेगा, एकदम से खींचोगे तो
रस्सी टूट जाएगी, बट स्लो 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 करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट टूटेगा। ये ध्यान रखना। अच्छा, ये वाला एक बार क्वेश्चन कर लो जरा, इससे अच्छा एक बार नहीं, इसमें नहीं। ये वाला भी क्वेश्चन कर दो एक सेकंड। अनस्ट्रेन मोशन रह गया है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला करो। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें तुम इस पुली को v वेलोसिटी से आगे खींच रहे हो, है ना। तो जब v वेलोसिटी से इस पुली को आगे खींचोगे तो रस्सी आगे बढ़ेगी। भाई ये रस्सी को तुम आगे v वेलोसिटी से खींच रहे हो, मान लो कैसे, जब वेल में से पानी निकालते हैं, है ना, Yes, ma'am. तो तुम रस्सी को ऊपर खींचते हो, Yes, ma'am. नीचे बकेट है तो रस्सी ऊपर आती है, रस्सी के साथ साथ क्या, रस्सी के साथ साथ बकेट ऊपर आती है। अब एक बात ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर ब्लॉक लगा दिया एक, ठीक है, और ये तुम्हारी पुली है, तुम v वेलोसिटी से इस रस्सी को खींच रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, ये जो रस्सी है इसकी जो लेंथ है वो v मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है। Yes, ma'am. अब वो लेंथ, अब एक बात बताओ होगा क्या, अगर मान लो तुमने किसी पत्थर को बांधा, उस पत्थर को तुम कुएं में रोप से ऊपर खींच रहे हो, ठीक है, अगर तुम ऊपर खींचते जा रहे हो बट वो ब्लॉक उठ नहीं पा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कम है ना, तो ब्लॉक नहीं उठ पा रहा। या फिर एक इसमें क्या सीन है कि तुम ऊपर अगर रस्सी को ऊपर खींच रहे हो बट अगर तुम्हारे पास रस्सी कम पड़ गई, जैसे यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, हर पॉइंट रस्सी का v मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा होगा ना। मान लो ये वेल है, ध्यान से सुनो, और तुम यहाँ से बकेट को ऊपर उठा रहे हो, तुम जो जिस पॉइंट से उठा रहे हो वो v मीटर पर सेकंड से उठा रहे हो, तो मुझे बताओ रस्सी का हर पॉइंट उतनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, Yes, ma'am. है ना, हर पॉइंट उतनी ऊपर जा रहा होगा। तो ऐसे ही अगर मान लो ये पॉइंट v वेलोसिटी से खींचा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक भी तो आगे बढ़ रहा होगा, Yes, ma'am. नहीं तो रस्सी कहाँ से मिलेगी तुम्हें एक्स्ट्रा। Yes, ma'am. ये तो जो ब्लॉक है definitely ये भी आगे बढ़ रही होगी किसी वेलोसिटी, मान लो किसी वेलोसिटी v नॉट से, मुझे नहीं मालूम, किसी वेलोसिटी से तो बढ़ रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये रस्सी ढीली पड़ेगी, है ना, और तभी तुम्हें ये v वेलोसिटी आगे मिल पाएगी, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। भाई अगर रस्सी मिलेगी नहीं एक्स्ट्रा और तुम खींचे जाओगे तो क्या होगा, ब्रेक होगी, ब्रेक हम करा सकते नहीं है। तो यानी जैसे ही तुम यहाँ से v वेलोसिटी से खींचोगे तो मास आगे बढ़ेगा, जिससे कि ये रस्सी क्या हो जाएगी, लूज होगी, इसको एक्स्ट्रा रस्सी मिलेगी तो ये रस्सी फिर आगे बढ़ेगी। तो अब तुमसे पूछा है कि बताओ कि ये ब्लॉक किस भी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। तो मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल, अच्छा ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये वेलोसिटी v नॉट, ये कंपोनेंट v नॉट का 90 माइनस थीटा वाला कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, इस वेलोसिटी के v से। भाई कंपोनेंट कर लो वेलोसिटी के v नॉट के, एंगल मिल गया है कैसे, ये मास Yes, ma'am. है, ये v नॉट है, ये कंपोनेंट, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये v नॉट का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, v sin थीटा। With a sin v नॉट का, तो v नॉट साइन थीटा, राइट, theta. या साइन थीटा होगा ना, 90 Yes, माइनस ma'am. थीटा है, sin थीटा होगा। cos 90 माइनस थीटा करते तो साइन थीटा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, v के, है ना, ये वाला कंपोनेंट v के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। हाँ Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. तो बस इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, वो कल वाली क्लास में मैं तुम्हें आते ही वो क्वेश्चन कराऊंगी, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। Okay, ma'am. Okay. असाइनमेंट कर लेना, कल वाली क्लास में हो सकता है मैं एनएलएम के और क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Okay, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय Bye. एवरीवन, बाय, Good night, ma'am. गुड नाइट। बोल रहे हो ना